हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। तो अपना आज का जो सेशन है, टॉपिक है, ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का है, जो कि आप लोग जानते होंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का है। ये आपका सेकंड यूनिट है। ठीक है, इसके क्वेश्चन अपन लोग देखेंगे और देखेंगे उसी तरीके के जैसे आप लोगों ने ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, डिटेल वाइज, यानी कि इसमें व्याख्या साथ में दी गई थी, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी तैयार करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब शेयर कर देंगे, लाइक भी कर देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं और टाइम आप लोगों को मिलेगा 10 सेकंड का, जिसमें आप लोग आंसर कर पाएंगे। दोनों ही भाषा में आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश, तो यहाँ पे भाषा का आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है। तो विच टाइप ऑफ रिसर्च इनकरेज पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव, किस प्रकार के शोध में प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित किया जाता है? कौन से वाले में किया जाता है? नयाती शोध में, यानी कि जो आपका एथनोग्राफिक मेथड होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च में, यानी कि जो आपका ऐतिहासिक शोध होता है। एक्सजेनेटिक रिसर्च, यानी कि आपका जो व्यवसायत्मक शोध होता है। और यहाँ पर डी आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि जो आपका प्रयोगात्मक रिसर्च है। तो किसमें प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित किया जाता है? तो जो जिसमें पार्टिसिपेंट जो होता है, जो आपका शोध कर रहा होता है, उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो वो कौन सा शोध होता है? आंसर कीजिए आप लोग फटाफट से। तो देखिए, आपका जो ये जिसमें आपका जो पार्टिसिपेंट होगा, प्रतिभागी प्रतिभागी होगा, उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, तो वो आपका एथनोग्राफिक यानी कि नजातीय शोध होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए छोटी सी व्याख्या इसकी दी गई है। नयाती अध्ययन एक विशेष प्रकार का गुणात्मक शोध होता है, जिसके अंतर्गत विपक्षी समूह, वर्ग, संस्कृति, इनका विस्तारित अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो भी समूह होता है उसके किस वर्ग से है। नजात यानी कि जो आपका मनुष्य से संबंधित है ये। इसमें प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में शोधकर्ता स्वयं प्रतिभागी बनकर संपूर्ण संस्कृति को समझने एवं अवलोकन करने का प्रयास करता है, जो उसके पूरा जो कल्चर होता है उसको समझने की यहाँ पे कोशिश करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन नंबर डले नहीं है क्योंकि मैंने कई सारे उस पेपर से क्वेश्चन लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोगों को हटा दिए। तो चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग विच रिजल्ट इनटू आइदर अफर्मेशन और डी अफर्मेशन इज द एक्सप्लिसिट कॉन्सर्न इन विच मेथड ऑफ रिसर्च। परिकल्पना परीक्षण जिसकी परिणति या तो अभिपुष्टि या फिर अपुष्टि के रूप में होती है, शोध की निम्नलिखित में से किन विधियों का स्पष्ट सरोकर है? कौन सी विधियां हो जाएंगी यहाँ पे? आंसर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, सॉरी ऑप्शंस दिए गए हैं। डिस्क्रिप्टिव मेथड यानी कि विवरणात्मक विधि हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आप लोगों का एक्सपेरिमेंटल मेथड हो जाएगा, यानी कि प्रयोगात्मक विधि हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड दिया गया, यानी कि काल्योत्तर विधि हो जाएगा। चौथा यहाँ पे आप लोगों का हिस्टोरिकल मेथड दिया गया, यानी कि ऐतिहासिक विधि हो जाएगा। और आपका पांचवा दिया गया यहाँ पे एक्जेक्टिकल मेथड, यानी कि आपका व्यवसायत्मक विधि हो जाएगा। ऑप्शंस इनके आगे दिए गए हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया था, तो यहाँ पे A B B C C D और DE ये ऑप्शंस दिए गए हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, कि परिकल्पना परीक्षण जिसकी परिणति या तो क्या होती है, अभिपुष्टि हो या फिर अपुष्टि हो, यानी कि पुष्टि करने के रूप में होती है, तो जो शोध की निम्नलिखित में से किन विधियों का स्पष्ट सरोकार होगा, यानी कौन सी विधि यहाँ पे लागू अपन लोग कर सकते हैं? आंसर कीजिए अगर आप लोगों को आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अपन लोग जो विधि है, इनको लागू कर सकते हैं। एक तो आप लोगों का जो प्रयोगात्मक विधि है, इसमें आप लोग अभिपुष्टि कर सकते हैं, अपनी पुष्टि कर सकते हैं कि हाँ कोई चीज गलत है या फिर सही है, इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आप लोग का जो एक्सपोस्ट फैक्टर होता है, ये आपका घटना घटने के बाद में ये इसकी विधि निकाली जाती है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, तो इसमें भी आपको पुष्टि करते हैं। ठीक है, तो आपका जो बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। बी और सी, यानी कि बी और सी देख लेते हैं कहाँ पे है। बी ऑप्शन में दिया गया है, बी और सी आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि परिकल्पना परीक्षण जिसकी परिणति आपको तो अभिपुष्टि हो या फिर इसकी अपुष्टि के रूप में होती है, प्रयोगात्मक एवं एक्सपोस्ट फैक्टो कार्योत्तर विधि के रूप में सरोकार होती है। प्रयोगात्मक विधि क्या होता है? इसमें शोध के चरों में हेरफेर करके, चरों को नियंत्रित करके परिकल्पना के माध्यम से निष्कर्ष निकाला जाता है, सामान्यीकरण इसका किया जाता है। एक्सपोस्ट फैक्टो यानी कि ये शोध घटना घटित हो जाती है, उसके बाद में इसका
प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद में आप लोग आएंगे और यहाँ से इन लोगों से पूछताछ करेंगे, या घटना तो घटित होगी ना, इसके बाद में आप लोग अपनी पुष्टि कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, किधर से बाइक आई, किधर से गाड़ी आई है, ये कार वगैरह, कैसे एक्सीडेंट हुआ, इसकी आप लोग पुष्टि करते हो, तो वो आप लोगों की एक्स पोस्ट फैक्टो होती है। इसे प्रभाव कारण शोध भी कहा जाता है। इसमें संबंधात्मक कारणों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा था, इसलिए मैंने 2 स्लाइड में लिया है इसको। तो यहाँ पे पहले में दिया गया है शोध के चरण, यानी कि स्टेप ऑफ रिसर्च दिए गए हैं। दूसरा यहाँ पे टेक्निक यूज, यानी कि प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक दी गई है। पहला यहाँ पे दिया गया है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, यानी कि समस्या का सूत्रीकरण करना। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया है कि टेबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का सारणिक और ग्राफिक प्रस्तुतिकरण करना, और भी यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। दूसरा, हाइपोथेसिस कब बनाते हैं अपन लोग, हाइपोथेसिस मेकिंग, यानी कि परिकल्पना का निर्माण कब करते हैं। सेलेक्टिंग सैम्पलिंग प्रोसीजर, जो प्रतिचयन प्रक्रिया का चयन करना है। डेटा एनालिसिस, आंकड़ा का विश्लेषण अपन लोग कब करते हैं। यहाँ पे देखिए, ड्रॉइंग अ सब्जेक्ट सबसेट फ्रॉम अ लार्जर सेट, एक बृहत्तर सेट से इकाइयों का लेना, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे रेजिंग पाइवोटल क्वेश्चन इन अ फील्ड ऑफ इंक्वायरी, जांच के क्षेत्र में मुख्य प्रश्न उठाना। सेटिंग अप रिलेशनशिप अपॉन अमंग वेरिएबल ऑफ रिसर्च, शोध के चरों के बीच संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो आप लोगों ने इनके ये देख लिया। अब आप पहले वाले को भी एक बार फिर से देख लें कि पहले वाले में क्या था, समस्या का सूत्रीकरण करना, यानी कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करना। तो चलिए अब इनको मैच कर लीजिए, कौन सा कहाँ पे आएगा। देखिए, जो शोध के चरण है, यहाँ पे अपन लोगों ने जो पहला देखा था, शोध के चरण, यानी कि इसको तो छोड़ो, ये नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी। जो समस्या का सूत्रीकरण करना है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जब समस्या का सूत्रीकरण करेंगे, यानी कि जांच के क्षेत्र में एक मुख्य प्रश्न उठाएंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक प्रश्न उठाएंगे, यानी कि ए का आप लोग यहाँ पे थर्ड लिख लीजिए। ठीक है, ये ए का हो गया। इसके बाद में आप लोग का जो सेकंड है, परिकल्पना का निर्माण करना, यानी कि परिकल्पना, जो शोध के चर हैं उनके बीच में आप लोग संबंध बनाओगे कि हाँ, इसमें क्या संबंध है, इसका किससे क्या कांटेक्ट है। मतलब जो भी आप कोई भी शोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंसान से आप लोग रिलेशन अटैच कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप लोग शोध कर रहे हैं उसमें आप लोग चरों के बीच में संबंध स्थापित करोगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, संबंध स्थापित, यानी कि यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा बी में। फिर आता है आप लोगों का प्रतिचयन प्रक्रिया का चयन करना, सैंपलिंग। सैंपल अपन लोग कहाँ से लेते हैं, एक कोई बड़ा सेट होगा, लार्जर सेट होगा, वहां से अपन लोग छोटे छोटे सेट, यानी कि इकाइयां उनमें से उठाएंगे। तो सी का आप लोग यहाँ पे सेकंड कर लेंगे। ठीक है, सेकंड हो जाएगा। और आपका बचा आंकड़ा विश्लेषण, इसमें आप लोग का पहला हो जाएगा। आंकड़ा विश्लेषण यानी कि आंकड़ों का सारणिक और ग्राफिक प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पे, 3 4 2 1। नीचे ऑप्शंस हैं 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी कि पहला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको पहला वाला दे दिया गया है, नाम यहाँ पर गलत दिया गया है, उसको आप लोग सही कर लेना। यहाँ पे समस्या का सूत्रीकरण है। ठीक है, यहाँ लिख लो, समस्या का सूत्रीकरण। ठीक है, ये जांच के क्षेत्र में मुख्य प्रश्न उठाना हो गया। परिकल्पना निर्माण, यानी कि शोध के चरों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। प्रतिचयन प्रक्रिया, यानी कि जब अपन लोग सैंपल लेते हैं तो कोई एक बड़ा सेट उठाते हैं, बड़े सेट से अपन लोग छोटी छोटी इकाइयों को अपन लोग उसमें से चयन करते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, तो यानी कि आंकड़ों का सारणी बनाएंगे, उनको ग्राफिक प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो वो आप लोगों को क्या हो जाएगा, आंकड़ों का विश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दिया गया है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ राइटिंग एंड रेफरेंसिंग इन थीसिस एंड अ रिसर्च आर्टिकल। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल रिसर्च। कथन एक में पढ़िए, एक शोध प्रबंध और शोध पत्र में लेखन और संधावन के रूप स्वरूप में और शैली के बीच में कोई अंतर नहीं होता है।
ठीक है, ये बोल रहा है कि जो आपका शोध प्रबंध है और शोध पत्र है, इसमें जो लेखन होता है, संदर्भन होता है, उसकी जो शैली स्वरूप होता है, उसके बीच में कोई भी अंतर नहीं होता है। दूसरा यहाँ पे कथन कह रहा है कि शोध संबंधी नैतिकता और इसका अनुपालन सभी शोधों के लिए अनिवार्य होता है। ऑप्शन इसके नीचे दिए गए हैं दूसरे स्लाइड में, इनको देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन जो बोथ स्टेटमेंट आज ट्रू हो जाएंगे, यानी कि कथन एक और दो दोनों सही हो जाएंगे, दोनों गलत हो जाएंगे। पहला आपका सही है, दूसरा यहाँ पे गलत बता रहा है, दूसरा सही यानी कि पहला गलत बता रहा है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा आप लोगों का सही ऑप्शन होगा। तो चलिए, यहाँ पे इसने कहा है, एक मिनट थोड़ा सा इसको इरेज कर लें। हाँ, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक शोध प्रबंध और शोध पत्र, इनका जब लेखन होता है, संदर्भन होता है, इनकी जो शैली तैयार की जाती है, इसके बीच में कोई भी अंतर नहीं होता है। अगर कोई अंतर नहीं होता है, तो इनके नाम में अंतर क्यों होता है भैया? इन सभी में अंतर पाया जाता है। तो ये आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि जो शोध संबंधी नैतिकता और इसका अनुपालन सभी शोधों के लिए अनिवार्य है, तो बिल्कुल सभी आप लोग भी शोध करोगे तो आपके लिए भी कुछ पॉइंट्स रखे जाएंगे, कुछ आप लोगों के लिए भी शर्तें रखी जाएंगी जिनका आप लोग को भी पालन करना पड़ेगा। यानी कि आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो सेकंड सही है, फर्स्ट आप लोगों का गलत हो जाएगा। ऑप्शन अगर यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो ऑप्शन आप लोगों का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इज फॉल्स हो जाएगा, सेकंड इज ट्रू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चश्मे पे पसीना टपक गया यार, दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। एक मिनट, आप लोग इसको पढ़िए, तब तक मैं अपना थोड़ा सा लेंसेस क्लियर कर लूं। हम्म, चलिए, तो यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है कि जो थीसिस शोध पत्र या फिर अन्य शोध लेखन के संदर्भन हेतु तीन मुख्य प्रकार की संदर्भित स्टाइल प्रयोग की जाती हैं, जिसमें भिन्न भिन्न होती हैं, कई तरीके की होती हैं। पहली स्टाइल होती है यहाँ पे एपीए, दूसरी होती है यहाँ पे एमएलए। एमएलए आपका जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगा, दूसरा यहाँ पे एमएलए। और तीसरी होती है यहाँ पे सीएमएस। ठीक है, ये तीन होती हैं। शोध आचार संहिता अनुसंधान नैतिक निर्देशों का समूह है, जो कि हमें इस बात का मार्गदर्शन करता है कि वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार शोध किया जाए। ये आचार संहिता सभी शोध कार्य के लिए अनिवार्य होती है, चाहे आप करो चाहे हम करें चाहे कोई भी करे, उन सभी के लिए अनिवार्य है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च attempt are made to establish context free जनरलाइजेशन, निम्नलिखित शोधों में से किसमें संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण की स्थापना के प्रयास किए जाते हैं? फिनोमेनोलॉजी यानी कि घटना दृश्य वृत्तांत है, ग्राउंडेड थ्योरी यानी कि आधारित सिद्धांत है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म प्रतीकात्मक अंत्यक्रियात्मक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी यानी कि जो आपका प्रयोगात्मक अध्ययन है। तो यहाँ पे कौन सा शोध है जिसमें कि संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण की स्थापना का प्रयास किया जाता है? आंसर कीजिए आप लोग फटाफट से। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से नेट में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग नेट के ही सॉल्व कर रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट वेट करिएगा आप लोग, सिर्फ 2 मिनट। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग का जो आंसर सही होगा वो आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी यानी कि प्रयोगात्मक अध्ययन हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो रहा है। चलें आगे बढ़े। ठीक है, ये इसकी व्याख्या देखिए, कौन कौन से शोध कैसे होते हैं। तो पहला यहाँ पे आपका घटना दृश्य वृत्तांत है, यानी कि घटना दृश्य वृत्तांत क्या होता है? व्यक्तिनिष्ठ अनुभवों और चेतना के संरचनाओं का दार्शनिक अध्ययन, घटना विज्ञान या फिर प्रतिभास
बाद कहलाता है। यानी कि जो भी अनुभव आप लोगों ने सामने देखे हैं उस घटना पे हुए हैं, आप जिन लोगों से बात करके पूछ रहे हैं, उन लोगों से आप लोग पुष्टि कर रहे हैं, वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, घटना दृश्य वृत्तांत हो जाएगा। इसकी स्थापना एडमंड होर्सल ने भी की थी। घटना विज्ञान आपको शोधित घटना के अनुभवों और संवेदी धारणा और इन अनुभवों और धारणाओं के आधार पर समझ के गठन का पता लगाने में सक्षम बनाता है। दूसरा यहाँ पे जो आपका आधारित सिद्धांत है, जिसको ग्राउंडेड सिद्धांत के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ये एक अनुसंधान पद्धति है जो कि सिद्धांत की पीढ़ी से संबंधित है। एक सामाजिक विज्ञान में एक व्यवस्थित पद्धति है जिसमें डेटा के व्यवस्थित एकत्रीकरण और विश्लेषण के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, सामाजिक विज्ञान में व्यवस्थित पद्धति इसको मानी जाती है, सिद्धांत की पीढ़ी से संबंधित होता है ये। इसमें डेटा शामिल होता है, इनको डेटा को इकट्ठा किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, कई सारे इसमें सिद्धांत को ऐड किया जाता है, उसके बाद में एक सिद्धांत ये बनाया जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग सामाजिक संबंधों और समूहों के व्यवहार के रूप में ऐसी चीजों को उजागर करने के लिए किया जाता है जिन्हें सामाजिक प्रतिक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपको जो आसपास का माहौल है, सामाजिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनके रूप में इसको जाना जाता है। यह शोध आगमनात्मक रूप से संचालित होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, ये क्या है, इसका संबंध होता है सामाजिक शोध क्षेत्र से ही होता है। इसके अंतर्गत जो शोधार्थी होता है समाज में उपस्थित, एक मिनट, हमारे यहाँ की जो यार लग रहा है बहुत भयंकर लड़ाई हुई है, 1 मिनट में इन्हें भगा के आती हूँ। कुत्ते में यार लड़ाई हो गई, लग रहा है शांत हो गए। चलिए, सॉरी यार, इतना तो आप लोग समझ सकते हो कि इन पे बस नहीं है हमारा। चलिए, इसके अंतर्गत जो शोधार्थी होते हैं समाज में उपस्थित व्यक्ति के दृष्टिकोण का अध्ययन समूह या फिर समाज के केंद्र में रखकर करता है। यानी कि जो अध्ययन समूह होता है, समाज को ये केंद्र में रखता है। ठीक है, समाज मेन है, इसके इर्द गिर्द ये शोध होता है। व्यक्ति विशेष समाज में किस प्रकार का नेविगेट करता है, इसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। यानी कि जो समाज है उसके अनुसार व्यक्ति किस तरीके से कार्य कर रहा है, समाज के अनुसार व्यक्ति चल रहा है, वो भी इसी में अध्ययन किया जाता है। आपका जो नेक्स्ट है प्रयोगात्मक अध्ययन, ये एक अनुसंधान की उन्नत विधि है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र एवं आश्रित चर के मध्य कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है। इस अध्ययन में संबंध मुक्त सामान्यीकरण की स्थापना का प्रयास किया जाता है। यानी कि यहाँ पे संबंध मुक्त होता है और अपना ये प्रयोग करता है प्रैक्टिकल रूप में, जो आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण एक तकनीक कार्य होने के कारण अनुसंधान आचार शास्त्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि डेटा एनालिसिस इन रिसर्च बीइंग अ टेक्नोलॉजिकल जॉब, रिसर्च एथिक्स डज नॉट मैटर। स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे आईसीटी इज हेल्पफुल ऑलमोस्ट एट ऑल स्टेज ऑफ रिसर्च। यानी कि अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में आईसीटी सहायक होता है। तो इसके ऑप्शंस आप लोगों को नीचे दिए गए हैं, ऑप्शंस यहाँ पे आप लोगों का बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड आप लोगों का दोनों गलत है, थर्ड में आप लोगों का पहला सही दूसरा गलत, और जो फोर्थ है इसमें पहला गलत दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन लगाइए कौन सा आप लोग सही लगा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका पहला दिया गया कि अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण एक तकनीकी कार्य होने के कारण अनुसंधान आचार शास्त्र में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा गलत। क्योंकि जो आचार शास्त्र है ये बहुत जो रिसर्च एथिक्स है वो अगर यहाँ पे मायने नहीं रखेंगे तो आप लोगों का शोध किसी काम का है ही नहीं है। ठीक है, ये रिसर्च एथिक्स आप लोगों के अंदर होना चाहिए, इसीलिए आपका जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में आईसीटी सहायक होता है, तो बिल्कुल सहायक होता है। अगर आप लोग देखें, जब भी आप लोग डेटा चेक करना चाहें, किसी जगह का नेविगेट करना चाहें, तो वहां पे आप लोग का जो आईसीटी है वो महत्वपूर्ण यहाँ पे योगदान दे रहा है। अभी तो आप लोगों का जैसे रिसर्च प्रपोजल आप किसी का पढ़ना चाहें तो जो आपका शोध गंगा है यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, तो ये भी आपका आईसीटी का ही भाग हो जाएगा। यानी कि जो आपका स्टेटमेंट सेकंड दिया गया है वो सही है, लेकिन ये फर्स्ट जो दिया गया है वो आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो डी हो जाएगा। आगे बढ़े, इसकी व्याख्या नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। लिस्ट 1 एवं लिस्ट 2 दी गई है, यहाँ पे शोध के चरण दिए गए हैं, मेन फीचर्स उनकी विशेषताएं दी गई हैं। फिर से आप लोगों का 2 स्लाइड में बना हुआ है क्योंकि आप लोगों को फिर अच्छे से दिखाई नहीं देता।
डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि शोध समस्या को परिभाषित करना। हाइपोथेसिस मेकअप मेकिंग यानी कि परिकल्पना तैयार करना। अभी आप लोगों ने सेम इसी तरीके का क्वेश्चन किया हुआ है। अब आप लोग खुद करिए इसको, ठीक है। एप्रोप्रिएट स्टैटिकल टेक्निक फॉर अ डेटा एनालिसिस यानी कि आंकड़ा विश्लेषण हेतु समुचित सांख्यिकीय तकनीकी। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, ड्राइंग रिसर्च सैंपल यानी कि शोध शोध प्रतिदर्श लेना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी कि परिकल्पना परीक्षण करना। यहाँ पे थर्ड में दिया गया है आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल फॉर सेटिंग अप अ प्लॉजिबल रिलेशनशिप, युक्तियुक्त संबंध स्थापित करने हेतु चरों की पहचान करना। आवश्यकता पड़ने पर कार्य विवरण सहित पारिभाषिक पदों और अवधारणाओं का सावधानी पूर्वक चयन करना। कीजिए आप लोग, ये तो आप लोगों ने किया हुआ है ना। चलिए, ए का यहाँ पे देखिए, जो आपका डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि शोध समस्या को परिभाषित करना, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर कार्य विवरणों सहित पारिभाषिक पदों और अवधारणाओं का सावधानी पूर्वक चयन करना। ए का यहाँ पे लिख लीजिए 4। फिर चलेंगे बी में। बी में है हाइपोथेसिस मेकिंग यानी कि परिकल्पना तैयार करना। तो परिकल्पना आप लोग कब तैयार करोगे, बताओ। चलेंगे नीचे। परिकल्पना युक्त संबंध स्थापित करने हेतु चरों की पहचान करेंगे, तब आप लोग एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, अपने मन में परिकल्पना बनाएंगे। इसके बाद में आप लोग एक शोध प्रतिदर्श लेंगे यानी कि सैंपल लेंगे। सैंपल कहाँ से लेंगे बताओ, कहाँ से लेंगे। अभी आप लोगों ने सैंपल लिए थे ना। चयनित यूनिटों का प्रतिनिधित्व क्षमता यानी कि रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द यूनिट चूजन, यानी कि आप लोगों का सेकंड हो जाएगा। और इसके बाद में आपका फोर्थ बच्चा, अरे यार ये क्या हो गया। हम्म फोर्थ बचा यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी कि परिकल्पना परीक्षण करना। ये जो आपका आंकड़ा विश्लेषण हेतु समुचित सांख्यिकी तकनीक होती है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा 4 3 2 1। ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा 4 3 2 1, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए, इसकी व्याख्या है या नहीं है पता नहीं। ये दिया गया है यहाँ पर, शोध समस्या को आप लोग पहचानेंगे, आवश्यकता पड़ने पर कार्य विवरण सहित पारिभाषिक पदों और अवधारणाओं का सावधानी पूर्वक चयन करना। परिभाषित करना यानी कि युक्तियुक्त संबंध स्थापित करने हेतु चरों की पहचान करना। शोध प्रतिदर्श लेना यानी कि चयनित यूनिटों की प्रतिनिधित्व क्षमता करना। परिकल्पना परीक्षण यानी कि आंकड़ा विश्लेषण हेतु समुचित सांख्यिकी तकनीक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, दो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है रिसर्च एथिक्स फॉर्म अ जेन्युइन कंसर्न फॉर रिसर्च टू लैंड क्रेडिबिलिटी इन अ फाइंडिंग। शोध आचार शास्त्र निष्कर्षों में विश्वसनीयता लाने के लिए शोध हेतु एक यथार्थ परक सरोकार पैदा करता है। अभी आप लोगों ने इस तरीके का ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट करा है कि यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इज द मैंडेटरी एज इट इज इकोनॉमिकल इन टर्म ऑफ टाइम एंड यूज ऑफ रिसोर्स। शोध में आईसीटी का प्रयोग अनिवार्य है, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह समय और संसाधनों के प्रयोग के संदर्भ में मितव्ययी है। आंसर यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शंस दिखा देते हैं इनके। ये ऑप्शन दिए गए हैं, वही ऑप्शन आप लोग को रट गए होंगे। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। एक सही दूसरा गलत है, दूसरा सही पहला गलत है। चलिए बताइए यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही होगा। चलिए फिर से चले ऑप्शन की ओर में। ये कहाँ गया आपका क्वेश्चन, ये रहा। यहाँ पे पहला जो कह रहा है कि शोध आचार शास्त्र निष्कर्षों में विश्वसनीयता लाने हेतु शोध हेतु एक यथार्थ परक सरोकार पैदा करता है। तो अभी अपन लोगों ने ये आचार शास्त्र से संबंधित एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें उसने कहा था कि शोध के लिए जरूरी नहीं है, ये शोध के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कह रहा है निष्कर्षों में विश्वसनीयता लाने के लिए शोध हेतु एक यथार्थ परक सरोकार पैदा करता है। तो ये आपका जो कथन ए है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, वो आप लोगों का सही हो जाएगा।
2 मिनट रुकना यार, इन्हें तो मैं परेशान कर रही। सॉरी यार, आप लोगों को इतना डिस्टर्ब हुआ। लगता है लोगों की प्रॉपर्टी छीन ली किसी ने। इतने भयंकर लड़ रहे हैं, इतना तो इंसान भी नहीं लड़ते यार। चलो, देखो यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन था, शोध आचार शास्त्र निष्कर्षों में विश्वसनीयता लाने के लिए शोध हेतु एक यथार्थपरक सरोकार पैदा करता है, यानी कि आपका जो कथन ए है वो सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट सेकंड, यानी कि शोध में आईसीटी का प्रयोग अनिवार्य है। देखिए, शोध में आईसीटी का जो प्रयोग है वो हाँ होना चाहिए, हमें उससे हेल्प मिलती है, लेकिन ये अनिवार्य है तो अनिवार्य नहीं होता है। बहुत सारे शोध ऐसे होते हैं जो हमारे फील्ड वर्क के होते हैं, हमें चल करके सैंपल से लोगों से पूछ पूछ करके लेके आने होते हैं, तो वहां पे आईसीटी तो अनिवार्य नहीं है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसकी व्याख्या दी गई है कि जो आईसीटी का उपयोग है जो शोध करता है उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, ना कि वो जरूरी है अनिवार्यता पर निर्भर करे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट वन इज, सॉरी, यहाँ पे देखना है, प्रशासन ए में दिया गया, यानी कि फॉर्मेट एंड स्टाइल of referencing in this is writing are enforced with a view of effect observance of formal protocols, यानी कि अभिकथन ये कह रहा है शोध प्रबंध में संदर्भन के प्रारूप और शैली का प्रयोग औपचारिक प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से किया जाता है। दूसरा यहाँ पर रीजन बता रहा है कि फॉर्मल प्रोटोकॉल्स इंश्योर अवॉइडेंस ऑफ डेविएशंस फ्रॉम नॉर्म्स एंड प्रोसीजर टू रिपोर्टिंग रिसर्च। औपचारिक प्रोटोकॉल प्रतिवेदन शोध के मानदंडों और प्रतिक्रियाओं से विलगता को रोकना सुनिश्चित करना होता है। आंसर कीजिए इनके। एक मिनट, आप इनके ऑप्शंस तो देख लीजिए यार। ऑप्शंस यहाँ पे वही है, ए और आर दोनों की व्याख्या सही है, ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या गलत है। ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग करिए। देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि शोध प्रबंध में संदर्भन के प्रारूप और शैली का प्रयोग औपचारिक प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से किया जाता है। तो जो आप लोग शोध प्रबंध में संदर्भन यानी कि जो प्रारूप तैयार करते हैं, जो आपका शैली प्रयोग करते हैं, इसमें जो प्रोटोकॉल के अनुपालन निश्चित करने के लिए तो करते हैं, जो आप लोगों को प्रोटोकॉल्स दिए गए होते हैं कि आप लोग कोई भी शोध प्रारूप बनाएंगे, जब आप शोध करने जाएंगे तो आप लोग किस किस तरीके से उनके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलेंगे। तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, एक शोध प्रबंध के संदर्भन में आता है, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों का कठिन वो सॉरी सही हो जाएगा। आर यहाँ पे कह रहा है कि जो औपचारिक प्रोटोकॉल है प्रतिवेदित शोध के मानदंडों और प्रक्रियाओं से विलगता को रोकना सुनिश्चित करता है। तो ये भी आप लोगों का रीजन जो बता रहा है वो भी सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, साथ में इनकी व्याख्या भी सही हो जाएगी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी व्याख्या दी गई है कि अभिकथन यह वही है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ये तो वही लाइन दी गई है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, परिकल्पना आधारित नियमन पर अनुसंधान की मुख्य विशेषता को चिन्हित कीजिए, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन दे रहा है, रिसर्चर इज डिटेस्ट फ्रॉम द स्टडी टू अवॉइड बाइस, यानी कि पक्षपात से बचने के लिए अनुसंधानकर्ता अध्ययन से असंयुक्त हो जाता है। रिसर्चर बिकम इमर्स्ड इन द रिसर्च सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट, यानी कि अनुसंधानकर्ता अनुसंधानगत परिस्थिति में
निमग्न हो जाता है, चाहे वे वर्तमान की हो या फिर भूत की हो। सी में कह रहा है द रिसर्चर सीक्स टू स्टेब्लिश रिलेशनशिप एंड एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ चेंज इन द मीजर्ड सोशल फैक्ट। अनुसंधानकर्ता संदर्भ स्थापित करना चाहता है और मापित सामाजिक तथ्यों में प्रेक्षित परिवर्तन के कारणों की व्याख्या करना चाहता है। आगे देखिए, एक्चुअल सेटिंग आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा, यानी कि वास्तविक परिस्थितियों में प्रदत्तों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। ई में यहाँ पे एन अटेम्प्ट इज मेड टू सेट यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन, सार्वभौम संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण के प्रतिपादन का प्रयास किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन इनके दिए गए हैं ए बी सी, बी सी डी, ए सी ई एवं सी डी ई। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, परिकल्पना आधारित नियम पर अनुसंधान की मुख्य विशेषताओं को यहाँ पर चिन्हित करना है कि अनुसंधान की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। बताइए आप लोग कौन कौन सी विशेषता अनुसंधान की होनी चाहिए शोध की। तो चलिए, पहले यहाँ पर दिया गया है कि जो रिसर्चर है, जो आपका अनुसंधान करता है, पक्षपात से बचने के लिए अनुसंधान करता अध्ययन से असंयुक्त हो जाता है। ये भी आता आप लोग की सही है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में कह रहा है कि जो रिसर्चर है बिकम इमर्स्ड इन द रिसर्च सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट, यानी कि अनुसंधानकर्ता अनुसंधानगत परिस्थिति में निमग्न हो जाता है, चाहे वह वर्तमान की हो या फिर भूत की हो। दोनों में एक जैसी कैसे हो सकता है, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे दिया गया है कि द रिसर्चर सीक्स टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप एंड एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ चेंज इन मीजर्ड सोशल फैक्ट। अनुसंधानकर्ता संबंध स्थापित करना चाहता है, बिल्कुल वो संबंध स्थापित तो करता है, तभी तो वो उसको शोध कर पाएगा, और मापित सामाजिक और तथ्यों में प्रेक्षित परिवर्तन के कारणों की ये व्याख्या करता है। सी ऑप्शन भी आप लोगों का सही है। डी में चलेंगे, एक्चुअल यानी कि जो वास्तविक परिस्थिति प्रवृत्तियों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। तो आप लोगों का जो डी है, ये आपका जो वास्तविक परिस्थिति, ये जो शोध होता है उसके प्रत्यक्ष सोर्स होते हैं, ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। ई में यहाँ पर दिया गया है कि जो सार्वभौमिक संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण के प्रतिपादन का प्रयास यहाँ पर किया जाता है, ये भी आप लोगों का सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सही होंगे वो ए, सी और ई हो जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों के ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, और भी ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची एक, सूची दो दी गई है, इनका अपन लोगों को मिलान करना है। फंडामेंटल रिसर्च यानी कि मौलिक अनुसंधान क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है यानी कि व्यवहारगत अनुसंधान क्या होता है, एक्शन ऑफ रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, एवेल्युएटिव रिसर्च यानी कि मूल्यांकन परक अनुसंधान क्या होता है। यहाँ पे इनकी गोल दिए गए हैं। हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन यानी कि अप्रेजिंग इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन। दूसरा यहाँ पे प्रदत्त परिस्थिति में सुधार लाना यानी कि एमलोरिएशन ऑफ अ गिवन सिचुएशन, एक्सप्लोरिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल, पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता का अन्वेषण करना, एडवांसिंग द कॉर्पस ऑफ नॉलेज इन द फील्ड, यानी क्षेत्र विशेष में ज्ञान कोश का संवर्धन करना। इनके आप लोग मिलाइए कौन सा सही हो जाएगा। तो चलिए इनको मिलाते हैं आप लोग। जो मौलिक अनुसंधान होता है, मौलिक अनुसंधान में आप लोग पढ़ेंगे किसको, जो क्षेत्र विशेष है इसमें ज्ञान कोश का संबंधन आप लोग पढ़ेंगे, यानी कि एक यहाँ पे फोर्थ लिख लीजिए। ठीक है, व्यवहारगत अनुसंधान अप्लाई रिसर्च, जो भी आप लोग वहां पे अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि उस पर आप लोग अप्लाइड जो मतलब उस पर छेपना चाहते हैं, तो वो आपका जो व्यवहारगत अनुसंधान यहाँ पे आपका व्यवहार अनुसंधान होगा, वो हो जाएगा आपका पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता का अन्वेषण करना। क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि उसमें जो परिस्थिति है उसको सुधार लाना। ठीक है, यानी कि उसमें हेर फेर करना, ये आप लोगों का हो जाएगा। मूल्यांकन परक अनुसंधान यानी कि आपका जो हस्तक्षेप के प्रभावों का आकलन आप लोग करेंगे, तो वो आपका मूल्यांकन हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 आप लोगों का ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देख लीजिए, आपका ऑप्शन जो सही है ये आपका 4, 3, 2, 1, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे मौलिक अनुसंधान क्या होता है, क्षेत्र विशेष में ज्ञान कोश का संवर्धन। व्यवहार अनुसंधान यानी कि पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता का अन्वेषण करना। क्रियात्मक अनुसंधान प्रदत्त परिस्थिति में सुधार लाना। मूल्यांकन परक अनुसंधान हस्तक्षेपों के प्रभाव का यहाँ पे आकलन करना। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये तो यार आप लोगों को कर लिया क्या।
नहीं, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ये कह रहा है कि अनुसंधान के प्रत्येक चरण में वास्तविकता के प्रति निष्ठा बनाए रखी जाती है। अतएव अनुसंधान में शोध नीति शास्त्रों का विषय महत्वकारी हो सकता है। एट एवरी स्टेप ऑफ रिसर्च genuineness is to be boasted, hence the issue of research ethics become germane। ठीक है। सेकंड यहाँ पे आईसीसी जो आईसीटी है एप्लीकेशन इन रिसर्च इज सपोर्टिव एंड फैसिलिटेटिव। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है सपोर्टिव है। ठीक है, फैसिलिटेटिव है यहाँ पे, रादर देन मैंडेटरी एंड एब्सोल्यूट। यानी कि अनुसंधान में आईसीटी अनुप्रयोग समर्थनकारी है और सुसाध्यकर है, न कि अनिवार्य और निरपेक्ष है। इसने कितनी अच्छी बात बोली है, जिसकी अपन लोगों को जरूरत थी ना, इसकी जरूरत। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया था, उसमें इसी की जरूरत थी ना। इसके ऑप्शन देख लीजिए। बोथ यानी कि दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, पहला सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत। तो आप लोग अब तो इसको सही करोगे ना। अनुसंधान के प्रत्येक चरण में वास्तविकता के प्रति निष्ठा बनाए रखी जाती है। आप लोग जब शोध करेंगे तो उसमें वास्तविकता के प्रति आप लोग निष्ठा बनाए रखेंगे ना, उसमें वास्तविक चीजों को दर्शाएंगे। अतएव अनुसंधान में शोध नीति शास्त्र का जो विषय होता है महत्वकार होता है, यानी कि ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि जो अनुसंधान है इसमें आईसीटी का प्रयोग समर्थनकारी हो सकता है, यानी कि सपोर्टिव हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, और जो आपका सुसाध्यकर होता है यानी कि फैसिलिटेटिव हो सकता है, ना कि वो बहुत जरूरी है और निरपेक्ष है, उसके बिना ये शोध आप लोगों का हो ही नहीं सकता है। यानी कि सेकंड ऑप्शन भी आपका ये सही कहा गया है। पहला और दूसरा सही है, जो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। बस थोड़े से क्वेश्चन है, ये आप लोगों का देख ही लिया होगा। अनुसंधान के प्रत्येक चरण में वास्तविकता के प्रति निष्ठा बनाए रखी जाती है। ये तो भाई क्वेश्चन है, दोनों की लाइन मिला करके लिख दी है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला यहाँ पे कह रहा है कि रिसर्च हाइपोथेसिस यानी कि H1 कैन नॉट बी डायरेक्टली वेरीफाइड, यानी कि शोध परिकल्पना H1 प्रत्यक्ष स्थापित नहीं की जा सकती है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है रीजन, नल हाइपोथेसिस यानी कि H0 इज हेल्पफुल इन मेकिंग अ क्लेम बाय द रिसर्चर दैट हिज या फिर हर फाइंडिंग आर नॉट फॉर्टिटस यानी कि और बाई चांस। निराकलीय परिकल्पना H0 अनुसंधानकर्ता के इस दावे में सहायक होती है कि उसके शोध परिणाम आकस्मिक या फिर संयोगवश नहीं है। तो आप लोग H1 और H0 पढ़े होंगे, तो इनको बताइए, आप आंसर कीजिए क्या आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। इसके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। ए और आर दोनों सही है, साथ में इनकी व्याख्या भी ये सही बता रहा है। दोनों सही है, व्याख्या इनकी गलत बता रहा है। ए सही, आर गलत, आर सही, ए गलत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन होगा वो ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो शोध परिकल्पना है H1 प्रत्यक्ष स्थापित नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी H0 परिकल्पना होती है वो अनुसंधानकर्ता के इस दावे में सहायक होती है कि उसके शोध परिणाम आकस्मिक या फिर संयोगवश नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों का ऑप्शन जो सही होगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी व्याख्या दी गई है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। ठीक है, यहीं तक है, इतने ही क्वेश्चन तैयार किए थे। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। ठीक है, शेयर करेंगे आप लोग, और सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हैं तो। और कल को जो आपके क्वेश्चन तैयार होंगे वो क्वेश्चन आप मैं सोच रही हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड के तैयार किए जाए, या फिर आप लोग कमेंट में हमें बता देना कि किसके आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। मैथ छोड़ देना, क्योंकि भाई मैं मैथ में मेरे को नहीं आता है इतना कि जितना मैं आप लोगों को करा सकूं। ठीक है, मैथ में मैं बहुत वीक हूँ। तो आज का सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।